दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों हमारा जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, उसमें दोस्तों हम बैलेंस शीट पढ़ चुके हैं और कल दोस्तों हमने बैलेंस शीट के कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी दोस्तों बोलते हैं। तो आज दोस्तों हम वो देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। दोस्तों बेसिकली जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात सामने आती है तो हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में दोस्तों आता है कि ग्रोस प्रॉफिट होता है, उसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। यही दोस्तों हमारे माइंड में आता है। मतलब एक तरफ हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, एक तरफ ग्रोस प्रॉफिट लिखते हैं और इनकम लिखते हैं और बैलेंस करते हैं और ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकालते हैं। यही दोस्तों हम अब तक देखते आए हैं। 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है और इस क्लास में भी कई चैप्टर में हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो नियम बना था 2013 में, कंपनी अधिनियम 2013 के नियम की अनुसूची 3 के अनुसार हमें कुछ अलग ढंग से ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है। मतलब एक वर्टिकल रूप में हमें बनाना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट की जैसे। तो आइए दोस्तों कैसे क्या बनाना होता है वो देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, मेनली नेट प्रॉफिट निकालने के लिए होता है और इनकम और एक्सपेंसेज को हम देखते हैं। तो इसमें दोस्तों दो मेन हेडिंग होगी, एक तो इनकम की और एक दोस्तों एक्सपेंसेज की। तो पहले दोस्तों इनकम में दोस्तों हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या दोस्तों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब दोस्तों इसमें वो आएगी, मतलब आपके प्रोडक्ट की सेल से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट है, जो भी रेवेन्यू है, इनकम है, वो दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएंगी। जो आपके प्रोडक्ट है या आपकी कोई सर्विस देते हैं आप, उससे संबंधित जो भी इनकम होगी दोस्तों वो आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब ऑपरेटिंग इनकम्स। और ऑपरेटिंग इनकम दोस्तों आप जानते हो क्या होते हैं? व्यवसाय के संचालन से संबंधित। और संचालन से संबंधित का मतलब है जिसमें आप व्यापार करते हैं उससे संबंधित सभी इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगी। तो दोस्तों ये पहली हेडिंग होगी। अब दोस्तों बात करते हैं अदर इनकम, जो कंपनी के प्रोडक्ट से संबंधित इनकम नहीं है, मतलब सारी अदर इनकम इसमें आती है। अब दोस्तों आप पूछोगे जैसे दोस्तों आपने अपनी कोई संपत्ति बेची या इन्वेस्टमेंट बेचा और उस पर आपको कोई प्रॉफिट हो गया। दोस्तों ये संपत्ति वो नहीं है जिसमें आप व्यापार करते हैं, वो आपका प्रोडक्ट है। आपने आपके व्यापार की कोई संपत्ति बेच दी और उससे आपको लाभ हो गया, तो दोस्तों ऐसी इनकम अदर इनकम में आएगी, आपके व्यापार से संबंधित नहीं होनी चाहिए। यदि हमें कोई इंटरेस्ट मिला हो वो दोस्तों आपकी अदर इनकम होगी, कोई डिविडेंड मिला हो वो आपकी दोस्तों अदर इनकम होगी। मतलब जो आपके प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है उसके अलावा सभी इनकम अदर इनकम में इंक्लूड की जाती है। तो ये हमारा दोस्तों दूसरा पॉइंट भी पूरा हुआ। इसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट होता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब हुआ दोस्तों हम दोनों को जोड़ देंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा दोस्तों आएगा टोटल रेवेन्यू। अब दोस्तों रेवेन्यू का काम हो चुका है, मतलब आय का काम हो गया। अब दोस्तों हम देखेंगे कि हमारे खर्चे कौन कौन से हैं, उनको दोस्तों कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो हमारी दूसरी मेन हेडिंग होगी एक्सपेंसेज। उसमें दोस्तों पहली हमारी हेडिंग होगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। दोस्तों बेसिकली दो तरह की कंपनियां होती हैं, मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दोस्तों वो होती है जो कि प्रोडक्ट का निर्माण भी करेगी और प्रोडक्ट की सेल भी करेगी। और दोस्तों नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो होती है जो केवल प्रोडक्ट को किसी दूसरे से खरीदेगी और किसी को बेचेगी, मतलब वो प्रोडक्शन का काम नहीं करती, तो वो दोस्तों होगी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो दोस्तों ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कब आएगा? जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के फाइनल स्टेटमेंट हम बना रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में शामिल है रॉ मटेरियल, मतलब दोस्तों कच्चा माल। अब कच्चा माल दोस्तों एक कंपनी जो प्रोडक्शन ही नहीं करती उसमें कच्चा माल होगा क्या? आप ही बताओ, नहीं होगा ना। इसलिए दोस्तों ये चीज़ें आती हैं जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हम अकाउंट बनाते हैं। तो जो कच्चा माल आपने यूज किया उसकी कॉस्ट क्या है, इसके अलावा अदर मटेरियल को यूज किया उस प्रोडक्ट का निर्माण करने में, तो ऐसी चीज़ें दोस्तों कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में आती है। इसके बाद दोस्तों दूसरा एक्सपेंसेज होता है परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड का दोस्तों सीधा सा मतलब जो हमने परचेज की वर्ष के दौरान, सिंपल सा मतलब है वो आएगा। अगला दोस्तों एक्सपेंसेज आएगा हमारा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब दोस्तों जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, कोई निर्माणी संस्था होगी, तो उसमें दोस्तों रॉ मटेरियल भी होता है, मतलब कच्चा माल होता है। एक दोस्तों होता है जो
आधा काम तो हो गया, आधा तो प्रोडक्ट बन गया, आधा नहीं बना, जिससे दोस्तों हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी प्रोग्रेस पर है। और दोस्तों एक होता है जो तैयार हो गया, फिनिश्ड गुड्स, मतलब तैयार माल। तो दोस्तों 3 कैटेगरी होगी स्टॉक की, तो उनके ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में चेंजेस होंगे तो दोस्तों वो इसमें आएंगे। उसको दोस्तों हम लिखेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक एंड ट्रेड। अगला दोस्तों हमारा एक्सपेंसेज है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जैसा कि दोस्तों नाम से पता चल रहा है, एम्प्लॉय को बेनिफिट मतलब हमारी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों के लिए होने वाला खर्चा, मतलब दोस्तों जैसे सैलरी है, वेजेस है, इस तरह के दोस्तों एम्प्लॉय के खर्चे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज में आएंगे। अब वो चाहे दोस्तों डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे दोस्तों डायरेक्ट या वेजेस होगा तो वो डायरेक्ट होगा, लेकिन दोस्तों हम इसी में लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज। जबकि सैलरी होगी तो इनडायरेक्ट होगी, वो भी दोस्तों हम इसी में इंक्लूड करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला खर्चा होगा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, अब फाइनेंस कॉस्ट का क्या मतलब है दोस्तों, आपने लोन ले रखा था तो उस पर आपने इंटरेस्ट ब्याज चुकाया, तो वो दोस्तों इसमें इंक्लूड होगा। ध्यान रखना दोस्तों, और खर्चे नहीं, केवल और केवल इंटरेस्ट ही, जो आपके लोन से उन पर इंटरेस्ट ही इसमें काउंट होगा फाइनेंस कॉस्ट में। अगला आइटम दोस्तों जो एक्सपेंसेज में आएगा वो दोस्तों है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीशिएशन जैसा कि दोस्तों आप जानते हो क्या होता है, मतलब फिक्स असेट्स पर जो हमारे टेंजिबल फिक्स असेट्स, मतलब बिल्डिंग मशीनरी, इन पर दोस्तों जो साल भर की इनकी वैल्यू कम होती है उसे हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। तो दोस्तों वो तो आएगा डेप्रीशिएशन में। जबकि अमोर्टाइजेशन में दोस्तों आएगा जो इंटेंजिबल फिक्स असेट्स होती है, जैसे दोस्तों कोई कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, यदि इनकी भी वैल्यू कम होती है तो दोस्तों उसको कहेंगे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज। इसके अलावा दोस्तों बाकी के खर्चे आएंगे अदर एक्सपेंसेज में। अब अदर में दोस्तों क्या क्या आ सकता है, अब अदर में दोस्तों क्या, अदर में दोस्तों जो भी बच गए, सैलरी हमने दे दी, इसके अलावा दोस्तों डेप्रीशिएशन हमने लगा दिया। अब ये स्टेशनरी वे, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, ऐसे दोस्तों सारे खर्चे आएंगे अदर एक्सपेंसेज में। तो दोस्तों हमने पहले इनकम लिख ली और फिर दोस्तों सारे एक्सपेंसेज को लिख लिया कैटेगरी में। अब दोस्तों इनकम में से एक्सपेंसेज को घटाएंगे। नॉर्मली दोस्तों जैसे कि प्रॉफिट ही आता है तो प्रॉफिट लेकर ही हम चलते हैं, तो दोस्तों हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। तो इसमें तो दोस्तों हमें एक्सेप्शनल आइटम्स घटाने और टैक्स घटाना है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है वो भी घटाना है, तब हमारा कहीं जाकर नेट प्रॉफिट आएगा। तो आइए दोस्तों पहले समझते हैं एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है। तो दोस्तों एक्सेप्शनल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका मतलब होता है अपवाद। मतलब अपवाद कभी कभार होते हैं, कोई रेयर केस में होते हैं अपवाद। और दोस्तों इस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, मतलब इसका जो अमाउंट है ना दोस्तों वो बहुत बड़ा हो। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए कोई मुकदमा आपने जीता हो या आप हारे हो, तो जैसे यदि दोस्तों आप मुकदमा हारे तो हो सकता है आपको एक बड़ी अमाउंट का पेमेंट करना पड़े। अब दोस्तों ये मुकदमे हर साल तो होने से रहे, तो दोस्तों ऐसे केसेस एक्सेप्शनल आइटम में आएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपने कोई फिक्स असेट्स बेची हो, कोई बड़ी संपत्ति, और उससे दोस्तों आपको बड़ा लाभ हुआ हो, तो दोस्तों ऐसी चीज़ें भी इसमें आएंगी। तो दोस्तों यदि कुछ ऐसा होगा तो वो लेस करेंगे, तो फिर हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। अब दोस्तों हमें घटाना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है दोस्तों असाधारण, जो साधारण नहीं है। जैसे दोस्तों कोई प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप आ गया, भूकंप से आपको कोई लॉस हो गया, वो दोस्तों इसमें आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आग लग गई, उससे हानि हुई, वो आ सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस के अंदर। यदि दोस्तों गेन की बात करें तो जैसे दोस्तों आग लगी तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिला, तो वो इंश्योरेंस का पैसा मिलना दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में इंक्लूड किया जाएगा। और घाटा जो भी दोस्तों प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, उससे दोस्तों जो हानि होगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज में आएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में दोस्तों ये चीज़ें आती है, तो वो हम लेस करेंगे। फिर दोस्तों हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें दोस्तों हम टैक्स लेस कर देंगे। अब टैक्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स तो दोस्तों इस साल का, और दोस्तों डेफर्ड टैक्स है जो दोस्तों पहले का है, मतलब हमने पहले चुका दिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है बैलेंस शीट, जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था दोस्तों। ये जैसे दोस्तों मान लो आपकी इनकम ज़्यादा हो गई, लेकिन आपने कम इनकम मानकर, एस्टिमेटेड मानकर और कम टैक्स पे कर दिया, लेकिन आपकी आगे जाकर इनकम तो ज़्यादा होगी तो आपका टैक्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा थी, मतलब आपका टैक्स ज़्यादा बनता,
तो वो जो अंतर है ना, जो आपने चुकाया और एक्चुअल टैक्स आपको जो चुकाना था, वो अंतर दोस्तों आता है डेफर्ड टैक्स में। तो दोस्तों वो दोनों यदि होंगे तो वो हम लेस कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस कर देंगे टैक्स, तो हमारा आएगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब दोस्तों उसमें से हमें लेस करना होता है या ऐड करना होता है प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब दोस्तों ये क्या है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? जैसे मान लो दोस्तों आपकी कंपनी 2 प्रोडक्ट का निर्माण करती है, उसमें से एक प्रोडक्ट को यदि वो बंद कर दे तो उस पर जो लाभ या हानि होगी वो दोस्तों गिना जाएगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के अंदर। मतलब आपका एक संचालन बंद हो गया, एक जारी है, तो दोस्तों वो आएगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के अंदर। तो दोस्तों यदि ऐसा कुछ है तो वो हम ऐड कर देंगे या लेस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे या फिर लेस कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमने प्रोडक्ट बंद किया है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो बंद किया है, जो संचालन बंद किया है, उसका कुछ टैक्स भी बनेगा, वो भी हमें पे करना होगा। तो उसका टैक्स एक्सपेंस, मतलब टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यदि वो कोई है तो वो हम लेस करेंगे। फिर दोस्तों वो आएगा हमारा प्रॉफिट। अब दोस्तों उस प्रॉफिट में से हमें क्या निकालना होगा, अर्निंग पर इक्विटी शेयर, अर्निंग पर इक्विटी शेयर। उसमें दोस्तों 2 ऑप्शन होंगे हमारे पास, बेसिक या डिल्यूटेड। बेसिक अर्निंग पर शेयर दोस्तों क्या होती है, बेसिक अर्निंग पर शेयर होती है जितने अभी आपके पास शेयर्स हैं उस एक इक्विटी शेयर पर दोस्तों आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, वो दोस्तों आएगी आपकी अर्निंग पर शेयर। मतलब दोस्तों अभी हमने जो प्रॉफिट निकाला है उसमें जो भी हमारे इक्विटी शेयर्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों हमारा निकल के आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर इक्विटी शेयर। अब दोस्तों बात करें यदि डिल्यूटेड की, तो डिल्यूटेड का दोस्तों मतलब होता है सब मिक्स करके अर्निंग पर शेयर निकालना। मतलब दोस्तों एग्जांपल के लिए यदि दोस्तों हम देखें तो जैसे दोस्तों आपके पास डिबेंचर है और आपको उनका शोधन करना है, डिबेंचर्स का पैसा वापस लौटाना है, तो दोस्तों यहाँ पर आप उनको इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं। तो जो दोस्तों वो डिबेंचर थे वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए। और ऐसे ही दोस्तों यदि आपके पास ऐसे प्रेफरेंस शेयर हैं जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर में, उनको भी आपने दोस्तों इक्विटी शेयर दे दिए, तो डिबेंचर भी कन्वर्ट हो गए, प्रेफरेंस शेयर भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए। तो उसके बाद जब अर्निंग निकाली जाएगी पर शेयर की, वो दोस्तों आएगी डिल्यूटेड अर्निंग पर इक्विटी शेयर। दोस्तों वैसे हमारा काम बताऊँ क्या है इसमें, केवल हमने मोस्टली दोस्तों रेवेन्यू देखने और एक्सपेंसेस देखने और बाकी टैक्स आता है। इसके अलावा दोस्तों बाकी के जो भी है ना, ये डिल्यूटेड टैक्स, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट लॉस, दोस्तों ये चीज़ें नॉर्मली नहीं है, मैंने तो आपको नॉलेज के लिए बताया है। और दोस्तों ये क्योंकि फॉर्मेट का हिस्सा है इसलिए मैंने आपको समझाया है। बाकी दोस्तों हमें नॉर्मली याद रखना है जो रेवेन्यू कैसे निकालना है और एक्सपेंसेज में क्या क्या इंक्लूड करके कैसे क्या निकालना है। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।